नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। और बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है जबकि जुडिशरी को लेकर के देश में एक बड़ा परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया गया है। वो ये है कि जजेस अब खुद को अपॉइंट नहीं कर सकते और एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का उसमें एक रोल होगा। हम बात कर रहे हैं देश के अग्रणी वकील हरीश साल्वे से, जो पब्लिक अफेयर्स में वकालत के अलावा बहुत दिलचस्पी लेते हैं। साल्वे साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। पहला मुद्दा तो यही है, ये बिल पास हो गया, ज़्यादा लंबी बहस भी नहीं हुई। शिकायत थी कॉलेजियम से कि जज कैसे अपॉइंट किए जाएं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बिल, अगर वो व्यवस्था सही नहीं थी और बैलेंस नहीं थी, तो नई व्यवस्था भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है? संजय, देखो, ये जो सिस्टम है दूसरे देशों में भी है और हर जगह एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम आ रहा है अपॉइंट करने का। हमने पहला इंस्टीट्यूशन बनाया है। इसमें हो सकता है बढ़िया चले, हो सकता है इसमें कुछ सुधार करना पड़े। एक जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1993 से 2014 तक, उसमें खामियां थी और खामियां इंसानों में नहीं थी, खामियां सिस्टम में थी। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता जिस किस्म की कमेंट्स आ जा रही हैं कि कपाड़िया साहब ने ऐसा क्यों किया, कि लाहौटी साहब ने ऐसा क्यों किया। ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। बहुत जजेस थे, वो उनका स्टर्लिंग कैरेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब उसको ब्रॉड बेस्ड मैकेनिज्म बनाया है। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को जो बिल्कुल नकार दिया था ये प्रोसेस से, वो भी मेरे हिसाब से गलत है। आज अकाउंटेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी डेमोक्रेसी में, सबसे अव्वल तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की होती है, क्योंकि हर 5 साल उनको जाके इलेक्शन लड़के अपना मैंडेट रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो बाहर निकलना पड़ता है। तो उनको आप कहो कि इतनी जो एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है उसमें आपको हम आने ही नहीं देंगे, ये भी गलत है। किसी ने आज क्रिटिसाइज किया कि लॉ मिनिस्टर का वीटो हो जाएगा। अव्वल तो ये बात सही नहीं है, पर अगर होगा भी तो ये सोचने वाली बात है कि अपॉइंटमेंट आप किसी की कर रहे हो, वो पावर अलग होती है, वीटो की पावर अलग होती है। क्या हम इतने इमेच्योर हैं एज ए डेमोक्रेसी कि हम 30 लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए और 1000 लोग हाई कोर्ट के लिए, इतनी बड़ी जनता में से हम ढूंढ नहीं सकते जिस पे किसी को आपत्ति ना हो? तो एक मैच्योर डेमोक्रेसी को हमको अब कंसेंसस पे चलना सीखना है, ना कि प्राइमेसीज पे। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। आप अपनी बात पूरी करें, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अब नई व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी हो जाएगी, इवेंचुअली हो जाएगी, ये आशंका लोगों को है। क्या जुडिशरी और कैसे हो जाएगी भाई प्राइमेसी? आप ये मान के चल रहे हैं कि जो एमिनेंट सिटीजन आएंगे उनका चरित्र ही नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटिव की बात मान लेंगे। मैं एक और चीज अब बताऊं आपको, जो कॉलेजियम सिस्टम था उसमें भी प्रॉब्लम्स थे। बिल्कुल, मुझे पता है कई बार बैकडोर नेगोशिएशंस हुए हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। उन्होंने कहा है हमारे 2 आदमी, आपके 2 आदमी। अब ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, हमको सबको पता है बार में, ठीक है, हमारी जो इंफॉर्मेशन आती है गॉसिप से आती है, पर झूठ भी नहीं होती। तो इन अ वे आप जो काटजू साहब ने किया, ठीक है, थोड़ा हाइपरबोलिक किया, आप मानते हैं कि वो भी सही कह रहे थे, आप बिना नाम लिए भी सही कह रहे थे? देखिए, काटजू साहब ने जो बात कही वो बात मुद्दे की थी, जो उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश की, ये जो डेली सोप ऑपरा बना दिया उन्होंने, ये गलत किया। जैसे लाहौटी साहब के बारे में उन्होंने जो बात रखी कि भाई लाहौटी साहब एक बार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से चिट्ठी आई, मान गए, गलत नहीं किया मानने में, पर ये सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स थे। बिल्कुल। तो हर बार ये प्राइमेसी की बात नहीं होती, एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस होता है। ये बेटर नहीं कि ट्रांसपेरेंट हो। अगर कल लॉ मिनिस्टर वीटो करेंगे तो देश को पता होना चाहिए कि सो अपॉइंट होने वाला था, लॉ मिनिस्टर ने वीटो किया है। ये नहीं कि प्राइवेटली आपने चिट्ठी लिख दी और वो क्वाइटली हो गया। सब ओपनली होगा, पब्लिकली होगा, ट्रांसपेरेंटली होगा। सर, इसमें प्रॉब्लम बताता हूं मैं। प्रॉब्लम है, अगर टेन्योर फिक्स कर दें तब तो पता लगेगा कि ये इतने दिनों तक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं 1 तारीख को,
उसके 2 दिन पहले जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के पहले की मेंटालिटी सबकी कैसी होती है हम जानते हैं। उसको देखते हुए उनकी जो टेम्परेरीनेस है, उसके कारण यहाँ टिल्ट एग्जीक्यूटिव की तरफ होगा ही होगा। देखो, ये आपने जो बात निकाली है, इससे जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजेस को लाइफ एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। जुडिशल वर्क भले आपका खत्म हो जाए, पर यू मस्ट बी अ जज फॉर लाइफ। बाकी देशों में होता है, आप जुडिशल वर्क छोड़ देते हैं, पर यू बिकम अ जज फॉर लाइफ। कानून से है रिटायरमेंट के बाद काम दे रहे हैं। तो वही है कि जजेस को ये जो एक पब्लिक परसेप्शन में इशू आ जाता है कि जजेस रिटायरमेंट के पास आके इधर उधर देखना शुरू करते हैं, ये सिलसिला ही खत्म हो जाना चाहिए। तो इसमें ये एक लार्जर इशू है, ये सिर्फ कॉलेजियम का इशू नहीं है, ये फैसले सुनाने का भी इशू है। पर जहां तक कॉलेजियम का आया, अपॉइंटमेंट्स जो करनी है वो अगर ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी सोसाइटी में जाएंगी तो उसमें जो आज का सिस्टम है उससे तो बेहतरी होगी। अब आप जो इशू रेज कर रहे हैं कि जजेस जो रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो जुडिशरी को टोटली एक्सक्लूड कर दिया जाए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से। हर जगह ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी जगह ये शक क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कभी कि रिटायर्ड जजेस ट्राइब्यूनल्स चलाएं, बिल्कुल रिटायर्ड जजेस सरकार की कमिटीज चलाएं, ये मैंने कहीं नहीं देखा। और किसी देश में नहीं होता, अपनी देश में होता है, और ये होना नहीं चाहिए। रिटायर्ड जजेस को उम्र भर के लिए सैलरी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए उनको, उनके वाइफ को और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को। इतना हमारे देश में आई एम श्योर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इतनी सैलरी दे सके। हाँ, जुडिशियल वर्क से आप कहिए एक पर्टिकुलर एज है, 65 है, आप उसको बढ़ाना चाहिए, 70 करना चाहिए, उस पर रिटायर कर जाए, यानी काम करना छोड़ दें, पर वो जज के जज ही रहे, तो वो उनकी भी स्टैचर बनी रहेगी और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पर ये अलग प्रॉब्लम है। जहां तक कॉलेजियम वर्सेस जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का है, ये एक एक्सपेरिमेंट है कि इसको जजेस को रखते हुए, 3 जजेस को रखते हुए 3 बाहर वाले लाके एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो होपफुली कंसेंसस से चलेगा और कंसेंसस से अपॉइंटमेंट्स हो। टेन्योर वाली तलवार जो चूंकि लटकी रहेगी, इसलिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ हम देखना चाहते हैं कि ये व्यक्तियों से, पर्सनल चीजों से मुक्त हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। देखो, जो 2 एमिनेंट सिटीजन्स हैं उनके तो टेन्योर का सवाल ही नहीं है, वो तो रहेंगे। लॉ मिनिस्टर तो सबसे परमानेंट वही होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से हैं, वो एक आएगा दूसरा जाएगा, लॉ मिनिस्टर तो बना रहेगा। तो उसमें भी अब हम अपने चीफ जस्टिस साहब को, अगर जो रिटायर होने वाले हैं, उनको अगर हम जुडिशियल वर्क में और सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए इतना उन पर भरोसा रखते हैं, सरकारी केसेस सुनने के लिए भरोसा रखते हैं, तो इसके लिए भी हमको उन पर भरोसा करना चाहिए। ये पब्लिक परसेप्शन में इशू है कि रिटायरमेंट के टाइम जजेस पोस्ट रिटायरमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन है, झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं है, पर इसको अलग से ये बहुत टेन्योर फिक्स कर देते, अगर टेन्योर फिक्स कर देते तो इस बात से लोग फ्री हो जाते, आजाद हो जाते, और मेरिट पर फैसले होने की संभावना बहुत ज्यादा। उसमें एक और प्रॉब्लम है टेन्योर फिक्स करने में, फिर वो कहेंगे कि एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस को आप नहीं आने देंगे, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें एक ये इशू को अलग से एड्रेस करना है। ये जुडिशियल रिफॉर्म का पहला कदम है, ये जुडिशियल रिफॉर्म खत्म नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इसके पहले क्या था, पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ नाराजगी थी। अगर आप पब्लिक से बात करें तो वो सबसे फेवरेट पंचिंग बैग था हमारा। बिल्कुल। सडनली बिना बहस के अब लग रहा है कि साहब जुडिशरी में बड़ी गड़बड़ थी, उसको ठीक करना है, और ये पहला कदम है, आप कह रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो सकता था कि थोड़ी और व्यापक बहस हो जाती, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में थोड़ी और डिबेट, पब्लिक को अवेयर करने के बाद ये काम होता। असल डिबेट नहीं हुई है, डिस्कशन नहीं हुआ है। हाँ, ये सच कह रहे हो तुम कि इसमें ज्यादा सोच हो सकती थी, पर मुझे नहीं लगता ज्यादा। ये इशू तो काफी दिनों से चल रहा है, कांग्रेस भी बिल लाई थी इसका, और ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स पे हमारे कम्युनिटी में तो काफी दिनों से बहस चल रहा है, कई सालों से, 2 साल से तो मैं ये इशू पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सर। और ये आप पब्लिक डिबेट सही कह रहे हो। तो क्या हो गया, ये लग रहा है वर्सेस हो गया है, ये नहीं लग रहा है कि साथ में बात करके एक फार्मूला लेके आए। दिक्कत है ना, आप लोगों को पॉलिटिशियंस को गाली देने से फुर्सत ही नहीं थी पिछले 2 साल में, तो ये डिबेट दूसरे फोरम में तो चल रहा था, मीडिया में आया नहीं। राइट। अब एक दूसरा, और ये
खुल के अगर आप पूछ रहे हो तो मैं कहूँ दिक्कत ये था, जब कांग्रेस की सरकार इनकी ये चीज़ों की बात करती थी तो सबको लगता था कि स्कैम रिडन गवर्नमेंट जजेस से बदला लेना चाह रही है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने सामने खुद रखा कि बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल क्लास का बैकलैश है। देखो, ये जो नई सरकार आई है इनको तो बैकलैश का कारण ही नहीं है ना अभी। ये तो नई सरकार है, अभी तो इनका जैसे कहा जाता है इनिशियल पीरियड या कुछ कहते हैं हनीमून पीरियड, इसमें भी लोग तो हैं। देखो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो रिलेशन में मिसमैच आया है, हम लोगों, मैं खुद पिछले 15-20 साल से PILs कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी हम लोगों ने केसेस किए हैं जिसमें कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन वाइडन किया है, ह्यूमन राइट्स हो, एनवायरनमेंट लॉ हो, काफ़ी हम लोग, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इससे वाकिफ़ नहीं है। कुछ हम लोगों को भी अब फिक्र लगने लगी है पिछले, खास करके पिछले 2-3-4 साल में, कि ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की जो रिलेशनशिप है इसमें एक ज़्यादा मिसमैच आ गया। पॉलिसी एरियाज में सुप्रीम कोर्ट और इकोनॉमिक पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट आने लगी, जो उनको, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अब दिक्कत तब ये हो रहा था कि एक इतना ट्रस्ट डेफिसिट बन गया था सरकार और कोर्ट में कि सरकार के हर फैसले को कोर्ट एक बड़े सस्पिशन नज़र से देखने लगी थी, और पब्लिक में भी उस सरकार का, UPA सरकार का, खास करके पिछले 3-4 साल में हर फैसला सस्पेक्ट था। सर, मैं रिमूवल के सवाल पे भी आना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम लोग अभी तक एक कॉमन रिफरेंस ये था कि देश में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। वो आज भी है और रहेगी। लेकिन तब आया कि बहुत सारी बीमारियां आ गई और कॉलेजियम उसमें से एक चीज़ है जिसके कारण ये दिक्कत आई कि खुद को खुद अपॉइंट कर रहे हैं, किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कानून बनाने का काम कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे अंग का है, प्लस एजेंसियों की रिपोर्टिंग आपको होगी, यानी कि आप जांच की ड्राइविंग सीट पर भी बैठे हुए हैं। इस प्रकार की चीजें, क्या अब रिट्रोस्पेक्टिव में हम ये माने कि ये सब गड़बड़ और डिस्टॉर्शन हम होने दे रहे थे और जुडिशरी इसके लिए दोषी है? देखिए, एक सेइंग है हमारे इसमें कि व्हेन द जस्टिस इज डन ऑन द फैक्ट्स ऑफ अ केस, समवेयर अ क्रैक डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ द लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल कोर्ट में पेश होगा, तो अक्यूज्ड को ये फीलिंग होगी क्या कि मुझे फेयर ट्रायल मिल रही है? और ये बहुत सीरियस सवाल उठा रहा हूं मैं। इसीलिए अब हम उस वक्त सब नाराज थे, 2G स्कैम हुआ, टैक्स पेयर के पैसे चोरी किए, सरकार ने करप्शन में इंडल्ज किया, और कुछ लोगों के खिलाफ तो बड़े संगीन आरोप हैं। उस एंगर में हम ये सब नजरअंदाज करने को राजी थे। कोल स्कैम की खबर आई, उसमें सब हम नाराज हो गए, तो ये फिर हम नजरअंदाज करने को राजी हो गए। अब हो क्या रहा है, अब ये एक पैटर्न बन गया है। अब पीछे आप खड़े होकर देखो, थोड़ा हट के देखो, उसको तो लग रहा है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। बिल्कुल, यानी अब रियलाइज हम ये करें क्या कि दरअसल जुडिशरी ने बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ी हैं और उनको अपने दायरे में वापस भेजना जरूरी है, ये है क्या? बिल्कुल। अब एक केस है, और मैं हमेशा इसका करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फ्लोर टेस्ट का डायरेक्शन दिया और उसके साथ ये भी कहा कि ये वीडियो टेप करेंगे आप। कल अगर पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास करे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस 5 जजेस के सामने या 9 जजेस के सामने बहस होगा, और जो बहस होगा उसकी आप वीडियो टेप करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आराम से सुना कि नहीं बहस, तो आपको क्या लगेगा? ये एब्सोल्युटली। अगर आप ये कहते हो कि फ्लोर टेस्ट करो और वीडियो टेप करो और हमको दिखाओ ठीक से हुई है तो नहीं, तो ये इंस्टीट्यूशनल रेखा तो क्रॉस कर गया। ये रेखा क्रॉस करने की जो बात है उस पर एक बड़ा जरूरी सवाल है सर, वो ये कि अब जिस प्रकार की एक मजबूत सरकार आई है, ऐसा हम मानते हैं कि एक स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव इस वक्त इन प्लेस है। अब आपको लगता है कि जुडिशरी को अपने रोल को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है और वापस बैरक्स में एक तरीके से भेजने की जरूरत है? ये तो होगा। ये एक डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है। आप अगर एज ए हिस्टोरियन ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट आप देखो, यूएस में भी हो चुका है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के समय में हुआ था। उस वक्त कंजर्वेटिव जजेस थे, उन्होंने जितना न्यू डील लेजिस्लेशन आया उसको स्ट्राइक डाउन करना शुरू किया। रूजवेल्ट ने 4-5 अपने जजेस डाल दिए, मैसेज चले गया जजेस को, ये रूजवेल्ट साहब लेने नहीं वाले, पीछे हट गए वो। एक सबसे बड़ा जो मैंने खुद टीवी चैनल पे कहा, किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज रूलिंग इंडिया,
तो मैंने डिफेंड किया, मैंने कहा सिटीजन साल्वे, आई से वन थिंग, इफ सुप्रीम कोर्ट इज रूलिंग इंडिया, थैंक गॉड एटलीस्ट समबडी इज रूलिंग इंडिया। ट्रू। अब लेकिन ये बात अब एकदम उल्टी हो गई। गवर्नमेंट जब श्रिंक कर गई तो आप वैक्यूम तो नहीं छोड़ सकते, तो somebody else will step into that place। तो वही हुआ है। अब सरकार अगर अपने दायरे में आ जाएगी तो वो दायरा किसी को तो खाली करना पड़ेगा। ये है कि सरकार जब अपना खुली हुई जमीन को रिक्लेम करेगी तो वो भी तो कहीं ओवर रीच नहीं कर जाएगी। देखिए, इसीलिए मुझे तो ये पूरा फेथ है कि हमारे जो जजेस हैं उनमें इतनी जुडिशल स्किल है कि वो अगर देखेंगे कि सरकार, जैसे जस्टिस आनंद ने एक जजमेंट में लिखा था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देख सकते कि कुछ नहीं हो और हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हुए चुप बैठे रहें। अगर आप करोगे तो हमको करने की जरूरत नहीं, हम अपना काम करेंगे। तो उस स्पिरिट में हमारे जजेस भी कहेंगे कि भाई अगर सरकार फैसले, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये रोज हो रहा है। अब इन्वायरमेंट कोर्ट में, अब गवर्नमेंट को कोर्ट ने कहा है आप रेगुलेटर्स बना दीजिए। आप मिनिस्ट्री में करते हैं, हमको उस पर फिर डाउट होता है, रीजंस ठीक नहीं होते हैं फाइल पे। एक रेगुलेटर बना दीजिए, प्रॉपर रेगुलेटरी हियरिंग होगी, एनवायरमेंट क्लियरेंस देंगे, हम लोगों को क्या जरूरत फिर इसमें पढ़ने की। तो अगर वो स्पेस ठीक से ऑक्यूपाई हो जाएगी तो जजेस हट जाएंगे वहां से, मुझे इसमें कोई शक नहीं। अभी एक ऑनगोइंग केस है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात शायद उस सेंस में ना हो, लेकिन गंगा की सफाई के मामले में केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में हमको रोड मैप दो। अब गंगा के दो सबसे बड़े ट्रस्टी नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनको ये काम करना है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, तो ये सिर्फ एक पब्लिक डिस्कशन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है या ये भी कॉन्फ्लिक्ट का इशू है? कॉन्फ्लिक्ट अभी तक तो है नहीं। अब ऐसा है, ये जहां तक सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करे और सरकार को नज करे कि भाई एक टाइम बाउंड में, एक पीरियड में आप करते चलिए, तो ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है, जहां यूनियन और स्टेट को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है और स्टेट अटकने लगती है, तो कोर्ट में स्टेट को बुला के उसको आयन आउट कर सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल अगर कोर्ट प्ले करे तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन, यूनियन, स्टेट और यूनियन जुडिशरी मिलके इसको रास्ता आगे कर सकते हैं। पर अगर कोर्ट ये बताने लगे कि भाई गंगा को साफ करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, ये तो फिर रेखा के बाहर जाने वाली बात हो जाएगी। ये एक मुझे लगता है ये स्टोरी वॉच करने वाली होगी, उतनी सिग्निफिकेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मैं एक दूसरे विषय में आऊँ, लेकिन उसके पहले एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि ये शुरुआत है, तो अगर एक बुलेट पॉइंट बनाना हो हमको समझाने के लिए कि जुडिशरी को और दुरुस्त करने के लिए, क्वालिटी ऑफ जस्टिस को सुधारने के लिए, डिसीजन की क्वालिटी को सुधारने के लिए और ये पेंडेंसी को निपटाने के लिए, बातें तो बहुत होती हैं, दरअसल कुछ नहीं हुआ है, क्या क्या करना उसमें सरकार का सबसे पहले तो मैं कहूँगा सरकार को अपना गैप फुलफिल करना है। आज जुडिशियल सैलरीज जो लेवल पे हैं उसके कारण आपको जज नहीं मिल रहे। आप वैकेंसीज क्रिएट कर सकते हो, सरकार के हाथ में है कि कहें कि 100 नहीं 200 जजेस हों, तो आपने वैकेंसी तो क्रिएट कर दी, उसको भरने के लिए कैंडिडेट तो मिलने चाहिए और काबिल कैंडिडेट मिलने चाहिए। अब सोसाइटी में जैसी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वकीलों की भी इनकम बढ़ती चली जा रही है, तो जो अच्छे वकील हैं वो सेवा का भाव भी अगर हो दिल में, तो ये तो नहीं हो कि गुर्बत में रह के काम करेंगे। सब में उतनी स्पिरिट नहीं होती। तो अगर आपको अच्छा लीगल टैलेंट अट्रैक्ट करना है तो जुडिशियल सैलरीज आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। ये एक हिपोक्रेसी है इंडिया में, जिसके कारण हम लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप पता करो तो आज मेरे ख्याल से 30 to 40% वैकेंसीज हैं लोअर जुडिशरी में। जब तक आप वो नहीं भरते, क्योंकि आप देख लीजिए जिसको गिनते हैं ना जज पर मिलियन, इंडिया का इतना लो रेशियो है एक्चुअल जज पर मिलियन। बिल्कुल। जब तक वो नहीं भरते पेंडेंसी नहीं जाएगी। जब तक सैलरीज और कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं आप इंप्रूव करते, आपकी वैकेंसीज फिल नहीं होंगी। तो ये तो सबसे पहला काम। दूसरा है रीस्ट्रक्चरिंग। कमर्शियल कोर्ट्स को अलग करना चाहिए और उसका एक बिल भी बना था, कमर्शियल कोर्ट्स बिल, उसका बिल चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और तीसरा जिसमें मैकेनिज्म रूल अलग हो सकते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म एक होना चाहिए कि जिसको कहते हैं ना एरेंट जजेस, किसी के खिलाफ आपको कंप्लेन करनी हो, इंक्वायरी करानी हो, डिसिप्लिनरी। तो इस पर किसी ने दरअसल याद दिलाया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिद्धवा साहब ने कहा था कि इस कानून से तो एक भी जज नहीं हटेगा, तो दरअसल 67 साल में कोई जज हटा नहीं। और 2 बार जो आया वो एक बार खास करके रिसेंट मेमोरी में है, वो फिर पॉलिटिकल लाइंस पे चले गया, इम्पीचमेंट मोशन। तो ये तो चला नहीं है। रिमूवल बहुत सीरियस इशू है, पेंडिंग इशू है, बहुत बड़ा सीरियस इशू।
आपको उम्मीद है कि ये सरकार ये दामन पे दाग न लगे कि एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी के लिए कर रही है, तो ये सारे काम जो आपने बताए, तनख्वाहें बढ़ाना, रिमूवल के प्रोसेस को ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, इसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी है इस नई सरकार में? मुझे तो लगता है। तो इस सरकार में एक भूमिका, ये आप गॉसिप कह लें, आपसे थोड़ा लिबर्टी लेकर के मिसचीफ कह लें, वो ये कि आपके लिए तो मौका था कि आप कुछ बड़ी भूमिका में आते, लेकिन आपने तो मना कर दिया। भूमिका सब है ही, एक वकील की भूमिका है, वो निभा रहे हैं। सरकारी वकील की भूमिका निभाने का ऑफर था, पहले तो कंफर्म करें कि था और आपने मना किया। क्या था? सरकार चीफ लॉ ऑफिसर होते आप भारत सरकार के। नहीं, ऐसे वो क्या फर्क पड़ता है? वो इतने बढ़िया, उनकी आज इतनी अच्छी लॉ टीम है। रोहतगी साहब को लिया है, इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट लॉयर्स इन इंडिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मिलकर काम करते हैं। कोई ना कोई रोल में इस नई सरकार में आप कुछ कर रहे होंगे मोदी सरकार के साथ। आज भी कर रहा हूँ ना, आपके सामने जो सरकार के सामने बारे में बात कर रहा हूँ, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी डिस्कस कर रहा हूँ, तो सरकार का ही तो काम कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, और आपने इस बात को बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।